चलो, इतना सबको पता है? पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, पता है क्या? ये वाला पोर्शन सबको पता है। ये वाला पोर्शन ये भी पता हो गया? पक्का? ये क्या चीज है? ये तत्व है, यौगिक है, मिश्रण? बोलो क्या चीज है? किस आधार पे बोला कि मिश्रण है? किस आधार पे बोला मिश्रण है? बोलो। पदार्थ को अपन ने सबसे पहले रासायनिक वर्ग, भौतिक का मतलब ये होता है जो आप जिसको आप देख सकते हो, सही है? ये जो होगा ये पूरा रासायनिक है। आपको पानी के अंदर ऐसे दिखेंगे नहीं कि ऑक्सीजन ये जा रहा है, हाइड्रोजन इधर जा रहा है। उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक। क्या बोलेंगे? रासायनिक। इसके अंदर दो प्रकार से हम देखेंगे, एक शुद्ध एक मिश्रण। शुद्ध उसको बोलेंगे, शुद्ध किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कोई भी चीज मिक्स ना हो, सही है? मतलब उसके जो तत्व से मिलकर बना हो, उसका रेशो फिक्स हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे। मिश्रण किसको बोलेंगे? जिसके अंदर मिले तो हो लेकिन रेशो फिक्स ना हो। अब पानी जो है उसको मिश्रण क्यों बोलेंगे? ये भी पानी है क्या? बोलो, ये भी पानी है क्या? है क्या? तो फिर इसके अंदर क्या है? रेशो फिक्स है क्या? तो रेशो यदि फिक्स है तो मिश्रण कहां से हो गया? पहली चीज तो ये, सही है? रेशो इसके अंदर फिक्स यदि है तो मिश्रण कहां से होगा? जिसके अंदर रेशो फिक्स नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। रासायनिक पदार्थ जो है उसको दो भागों में बांटा अपने, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। क्या बोला? एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। मिश्रण के अंदर चीजें मिली हुई होगी लेकिन उनका रेशो फिक्स नहीं होगा, सही है? उनका रेशो फिक्स नहीं होगा। तो यदि हम पहले मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक था समांगी और एक था विषमांगी। हाँ, इसको बोलेंगे होमो। होमो का मतलब होता है एक समान। होमो का मतलब क्या होता है? और इसको बोलेंगे हेटेरोजीनस। क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनस। और इसको बोलेंगे होमोजीनस। होमो का मतलब ही होता है कि एक समान। होमो का मतलब क्या होता है? एक समान। यदि कोई मिश्रण है जिसमें कि फिक्स नहीं है कितने कितने मात्रा में ये मिलेंगे तो उसको हम मिश्रण बोलेंगे। और वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक समांगी एक विषमांगी। एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी वाला किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे समांगी मिश्र? जिसको घोलने के बाद आप फिजिकली अलग नहीं कर सकते। जिसको घोलने के बाद केमिकली कर सकते, फिजिकली आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा? उसको हम क्या बोलेंगे? समांगी। क्या बोलेंगे? समांगी। आपने पानी के अंदर यदि शक्कर को घोल दी, सही है, तो ये आप ऐसे अलग नहीं कर पाओगे। इसको ऐसे अलग नहीं कर पाएंगे, सही है? हाँ, लेकिन यदि आपने पानी के अंदर क्या घोल दी? रेत घोल दी, तो आप इसको क्या कर सकते हो? फिजिकली अलग कर सकते। इसको बोलेंगे विषमांगी। ये अलग अलग दिख भी जाएंगे, ये अलग अलग नहीं दिखेंगे। ये पूरा इसको बोलते ट्रू, और इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते, विलियन, है ना? ये वास्तविक होता है। इसका इसकी खासियत ये है कि यदि आप घोल दोगे उसके बाद कहीं का भी हिस्सा लो, चाहे आप यहां देखो, चाहे आप यहां देखो, चाहे कहीं पर भी देखो, आपको सब जगह वो समान दिखेगा। मतलब आपने शरबत बनाया तो उसको आप इधर देखो या इधर देखो, ये समान दिखेगा।
आप मिट्टी घोलोगे, घोल के तुरंत रखी तब समान दिखेगी, थोड़ी देर बाद वो जम जाएगी, फिर ऊपर अलग दिखेगा नीचे अलग दिखेगा। ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? विस्मांगी विलयन। क्या बोलेंगे? विस्मांगी। तो ये हम कल चर्चा कर चुके थे, सही है, इसकी हम चर्चा कल कर चुके थे। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा, एक तत्व था एक यौगिक था। तत्व की खासियत क्या होगी? इसमें एक ही प्रकार के एटम होंगे, सबसे मेन चीज एक ही प्रकार के। तत्व का क्या मतलब होगा? एक ही प्रकार के एटम, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के। इसमें क्या होना चाहिए? सही है क्या? बोलो, सही है कि नहीं है? यदि मैं बोलूं कि हाइड्रोजन, क्या ये तत्व होगा? क्यों होगा? इसमें है भले ही दो दो मिलकर बने, एक ये बोलू ये बना ये, लेकिन है तो एक ही प्रकार के ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तत्व बोले। क्या बोलेंगे? तत्व बोले। इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। जब एक से कम दो होना, इसको कम से कम क्या होना? तो उसके बाद भी एक चीज ये होना कि दो तो होना लेकिन साथ में रेशो फिक्स होना। जैसे मैंने बोला एक ये है एक ये है, ये दो प्रकार के मिलते हैं, लेकिन ये रेशो यदि हमेशा फिक्स रहेगा तो ही हम इसको यौगिक बोलेंगे। रेशो यदि गड़बड़ हो गया तो हम मिश्रण में पहुंच जाए। बोल सकते हैं ऐसा? बोल सकते हैं? तो इसके अंदर क्या होना? तो रेशो फिक्स होना इसके अंदर, और कम से कम दो तो होना। कम से कम कितने होना? दो होना, कम से कम दो होना इसके अंदर। फिर इसको धातु अधातु उपधातु के आधार पे बांटा, इसको कार्बनिक और अकार्बनिक के आधार पे बांटा। सही है, कार्बनिक और अकार्बनिक के आधार। जिसमें कार्बन होगा उसको हम कार्बनिक बोलेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको हम अकार्बनिक बोलेंगे। क्लियर है? ये चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना। यहां आए थे हमने एक बार और, शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण से बना होता है उसको शुद्ध बोलते हैं। तत्व किसको बोलेंगे? जो सबसे, जिसके अंदर इसको और हम तोड़ नहीं सकते, वहां पहुंच जाएंगे। मतलब आप तोड़ते तोड़ते किसी पदार्थ को जहां पहुंच जाओगे उसके बाद इसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या होगा? तत्व होगा। आप इस ऑक्सीजन को और कुछ नहीं कर सकते, यदि ये आपके पास है इसको आप उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व। सभी चीजें तत्वों से मिलकर बनी होगी। सही है क्या? सभी चीजें किससे मिलकर बनी होगी? तत्व से। सभी चीजें किससे मिलकर बनी होगी? तत्व से। कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसमें हमको एक चीज याद रखना, निश्चित अनुपात और दो या दो से अधिक होना चाहिए। तत्व कितने होना चाहिए? दो या दो से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, दो या दो से अधिक हो, अनुपात समान हो। अनुपात समान होगा तो ही बोल सकते, नहीं तो नहीं बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है। इसके बाद क्या देखा था अपन ने? इसके बाद मिक्सचर देखा था जिसमें कोई अनुपात की बात नहीं थी। इसमें भी दो या दो से अधिक होंगे लेकिन अनुपात नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसके अंदर अनुपात नहीं होगा, उसको बोलेंगे। फिर इसको हमने बोला था कि एक जो था विस्मांगी था और एक जो था समांगी था। एक था विस्मांगी और एक था समांगी। सही है। ये वाला कौन सा रहेगा? तो यदि दोनों फिजिकली हम अलग कर सकते हैं तो विस्मांगी बोलेंगे, फिजिकली नहीं कर सकते तो समांगी बोलेंगे। इसके अंदर जहां भी देखोगे वहां पे समान दिखेगा, इसके अंदर दोनों अलग अलग दिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये वाले को विस्मांगी, इसको समांगी। फिर हमने धातु अधातु उपधातु की बात करी, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने कार्बनिक और अकार्बनिक की बात करी थी, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि अवस्था जो होती है, फिजिकली अवस्था हमने किसी पदार्थ की तीन प्रकार की पढ़ी है क्या? अब यहां से जो है, यदि हमने फिजिकल अवस्था तीन प्रकार की पढ़ी है तो मैं बोलूं कि इसके अंदर बर्फ है। क्या है? ये बर्फ है, ये आइस क्यूब है, ये बर्फ के टुकड़े हैं, इसके अंदर है। इसका टेम्परेचर कितना है? तो मैंने बोला इसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो, बर्फ होगा। कौन सी अवस्था होगी ये? कौन सी अवस्था होगी? ये अवस्था होगी ठोस। सही है क्या?
तो ये ठोस अवस्था होगी, और यहां पर मैंने इसको लिख दिया ये सॉलिड है। सही है क्या? हमको यदि अवस्था में परिवर्तन करना है तो करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देना पड़ेगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। बोलो, मतलब अवस्था में परिवर्तन करने के लिए टेम्परेचर जिम्मेदार है, बोल सकता हूं। लेकिन क्या अवस्था में परिवर्तन करने के लिए प्रेशर भी जिम्मेदार है? अब है तो कैसे, उसको समझना है। ठीक है, प्रेशर कैसे जिम्मेदार है भी कि नहीं है उसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे होगा वो हम बात चर्चा करेंगे। पहले अपन इसको समझ ले, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लिंक कर पाएंगे, फिर इस पे जाएंगे। तो ये मैंने बोला कि ये सॉलिड अवस्था है। अब आपने क्या करा, इसको हीट दी, मतलब हीट देने का मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाया। क्या करा आपने? इसको हीट दी, उष्मा दी इसके अंदर, मतलब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। सही है क्या? और इसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप कहां तक आ गए? तो आप आ गए यहां पर, और ये आ गए आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे आ गए? कितने पे आ गए? कितने पे आ गए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? तो अभी भी ये क्या चीज है? तो बर्फ है। क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। आपने फिर बोला कि ये कौन सी अवस्था है? तो सॉलिड है। कौन सी अवस्था है? सॉलिड। कौन सी अवस्था है? सॉलिड। यहां से यहां अभी हमने क्या करा? तो हमने इसका क्या बढ़ाई? तो हीट बढ़ाई, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया। सही है क्या? बढ़ा रहे, माइनस से प्लस में आ रहा, मतलब बढ़ रहा है। सही है। फिर क्या करा कि इस बार हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, लेकिन हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये उतने ही टेम्परेचर पर किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर। ये क्या है? तो मैंने बोला आइस है। ये क्या है? तो आइस है। लेकिन यहां पर क्या मिला? तो वाटर मिला। हमने टेम्परेचर बढ़ाया क्या? टेम्परेचर बढ़ाया क्या? नहीं। अभी भी क्या है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 0 डिग्री, लेकिन ये क्या चीज है? वाटर। और अवस्था कौन सी है? कौन सी अवस्था है? सॉलिड से किस में आया? किस में आया? लिक्विड। अभी जितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो आप आगे, चाहे इसका टेम्परेचर जो है आप 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना कर दिया मैंने? 50 डिग्री से। अभी भी ये किस में रहेगा? तो वाटर में। अवस्था कौन सी रहेगी? लिक्विड। सही है क्या? लेकिन ये यहां से आया कैसे? तो हमने बोला कि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा। बोल सकते हैं क्या? तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये सॉलिड से लिक्विड में आया। लेकिन एक ऐसी स्थिति थी जहां पर टेम्परेचर समान था, लेकिन फिर भी ये सॉलिड से लिक्विड में आया। सही है? किसमें आया? तो वह टेम्परेचर या वह अवस्था जब टेम्परेचर न बढ़े और कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले, तो उसको हीट कहां से मिली? तो इसको बोलते, इस वाले पोर्शन को गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त। ये जो कन्वर्जन हुआ है इसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। यदि क्वेश्चन आए कि टेम्परेचर समान है, क्या क्वेश्चन आए? टेम्परेचर समान है और यदि अवस्था परिवर्तन होता है, तब जो हीट रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोल। क्या बोलते हैं? ये एक बार और होगा जब आप इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करो। कितना करोगे? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा। अभी ये क्या है? तो मैंने बोला अभी भी लिक्विड स्टेज है, वाटर है, लेकिन इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको ये वेपर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ये क्या होगा? तो अब उबलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी पे हमको ये वेपर भी मिलेगा। तो फिर यहां पर ये जो पोर्शन होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे? तो ये कौन सी उष्मा होगी? तो गुप्त उष्मा। कौन सी होगी? गुप्त। गुप्त उष्मा हमेशा किसको बोलेंगे? जब टेम्परेचर परिवर्तन न हो। यहां पर भी उष्मा, लेकिन आप -15 से 0 पे आए, यहां पर भी आप 50 से 100 पे गए, ये उष्मा है, आप उसमें हीट दे रहे, लेकिन यहां पर टेम्परेचर नहीं बदला। जब टेम्परेचर नहीं बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट। इतना समझ में आ रहा है?
कितना समझ में आ रहा है? तो जब भैया किस चीज की हंसी आ रही है? कुछ हो गया? चलो, अवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अवस्था परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सही है क्या? यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। सही है? जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। सही है क्या? यदि मैं और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा? ये गैस में बदल गई, अब किस में बदल जाएगी? गैस में। और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? आयनित गैसेस बोलते हैं उसको, आयोनाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड। और आयोनाइज्ड गैस जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है? तो प्लाज्मा। यदि मैं इसको और ठंडा करता जाऊंगा, और ठंडा करता जाऊंगा जब तक कि इसकी गतिज ऊर्जा पूरी शून्य न हो जाए, उस अवस्था को बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब उसकी गतिज ऊर्जा एकदम शून्य हो जाएगी। सही है? तो 5 अवस्थाएं होंगी, मेनली कितनी पड़ेंगे? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम देखेंगे 3 प्रकार। लेकिन जब इसको आप एक से दूसरे में परिवर्तन करोगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कितना क्लियर है? दूसरी बात यह है कि अब आपने क्या करा कि यहीं पर एक लिक्विड है। सही है? लिक्विड है। अब बात कर रहे हैं प्रेशर की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर की। सही है? तो प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर के बढ़ाने से किसी भी पदार्थ का यदि हम बोले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बॉइलिंग। मैंने क्या लिखा पहले इसको देखना। प्रेशर बढ़ाने से इसका क्या बढ़ता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? क्या बोलेंगे इसको? बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसपे वो उबले, क्वथनांक। क्या बोलते हैं? ये जो होगा ये बढ़ता है, मतलब कब उबलना स्टार्ट होगा? तो आपने क्या करा, मान लो कोई बर्तन में आप इसको हीट देके इसको गर्म कर रहे हो। सही है? और आपने इसके ऊपर क्या करा? प्रेशर रख दिया, मतलब उसको बंद कर दिया। तो वो जल्दी उबलेगा कि नहीं उबलेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी हो रहा है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने को क्या मिलेगा? प्रेशर यदि हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसीलिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। उसमें क्या बनेगा? खाना जल्दी बनेगा, नॉर्मल की अपेक्षा जल्दी बनेगा। वहां प्रेशर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। सही है? यदि प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? यदि प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या होगा? पहले तो ये समझो। जैसे मैं नॉर्मल बोलूं कि वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये BP लिखा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? यही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर जो है उबलता है। ऐसा बोल सकते हैं? इतने पे ही उबलता है। लेकिन यदि ये जो है प्रेशर हमारे द्वारा नहीं, किसके द्वारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि कम ज्यादा हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए? ये हो जाए। और ये कम ज्यादा होता है, होता है। यदि आप ऊंचाई पर जाओगे तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? पहाड़ों पे जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि कम होगा? सोच लो। समुद्र के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर, ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर पक्का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचाई पर जाने पर कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अब ध्यान देना, यदि मान लो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हाइट बढ़ने से ये प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये क्या होता है? कम होता है। अब ध्यान देना,
अब आपने क्या करा, हम अपने आसपास का प्रेशर कितना मान रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अपने आसपास का। अब यहां पर आपने क्या करा कि एक बर्तन में पानी लिया, इसको उबाला, सही है? तो ये कितने पे उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे उबलेगा? 100 डिग्री। लेकिन इसी पानी को आप कहां लेके गए? तो पहाड़ों के ऊपर ले गए। कहां ऊपर ले गए? पहाड़ों पे। पहाड़ों के ऊपर क्या हुआ? तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। क्या कम हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि पहले जो चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रही थी, वो अब यहां पर जाकर, कहां पर? तो मैंने बोला पहाड़ों पर। यहां पर जब आप इसको उबालोगे तो ये 100 की जगह 80 पे ही उबल जाएगी। कितने पे उबल जाएगी? कितने पे उबल जाएगी? अब हम क्या सोच के बैठे, पहले वो समझो। हमको यह पता है कि यदि पानी को गैस में बदलना है तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा। अब यहां पे टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेशर के कम ज्यादा होने से, किसके? प्रेशर के कम ज्यादा होने से क्या हुआ? तो यहां पर यह पहले ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, मतलब यही 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि मैं यहां पर रखूंगा तो ये अवस्था परिवर्तन करेगा क्या? लेकिन यहां पर जब प्रेशर कम हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो वो उतने टेम्परेचर के पहले ही अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, एक प्रेशर पे भी और एक टेम्परेचर पे। एक प्रेशर पे भी और एक टेम्परेचर, दोनों चीजों पे ये डिपेंड करेगा अवस्था परिवर्तन, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे जाएगा वो, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। उसको हमको देखना है और किसको क्या बोलते ये समझना है कि यदि आपके पास सॉलिड है, आप यदि इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप ठोस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? द्रव में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब द्रव से वापस ठोस में जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे? सही है? तो इनके कुछ स्टैंडर्ड नाम है। क्या बोलते हैं इसको जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा? बर्फ है आपके पास, वो पानी बनेगा, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? गल गया, पिघल गया, ऐसे ही बोलोगे? यही बोलेंगे? बोलोगे ना कि ये पिघल गया, यही बोलोगे, है ना? वैसे ही इससे इसमें जाओगे, भाई आपने पानी रखा उसके अंदर और वो फ्रिज के अंदर उसको आपने क्या करा? उसको जमा दिया, तो क्या बोलोगे? जम गया। फ्रीजिंग, फ्रीज बोलते उसको, फ्रीज बोलते ना। तो ये जो शब्द है ये बार बार अपने को आगे यूज होंगे, इनको अपने को समझना है कि किसको क्या बोलेंगे। तो ये आइस का मतलब क्या होगा? एक मिनट, क्या ये वाली कौन सी अवस्था है? सॉलिड। ये वाली कौन सी है? लिक्विड। ये वाली कौन सी है? गैस। तीन अवस्थाएं अपने पास। देखो यहां थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहां पर क्या है? तो लिक्विड है, ये क्या है? सॉलिड। ये पानी का एग्जाम्पल, क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है इसलिए, नहीं तो फिर क्या होगा? अलग अलग एग्जाम्पल अपने को लेने पड़ेंगे। तो जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं गलना। क्या बोलते हैं? गलना। हम क्या बोलते हैं कि ये गल गया। क्या बोलेंगे? ये गल गया या पिघल गया। अपन क्या बोलेंगे उसको? गलना या पिघलना। कब बोलेंगे? जब कोई पदार्थ कहां से जाएगा? तो ठोस से किस में जाएगा? द्रव अवस्था में। तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे गलना। वर्ड क्या है इसके लिए? तो मेल्टिंग। क्या वर्ड है? मेल्टिंग। आप कोई प्लास्टिक को गर्म करते हो, पिघल जाता है, सही है? गल गया ऐसा बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको? मेल्टिंग। यदि आप इसका उल्टा करते हो कि लिक्विड को किसमें करते हो? सॉलिड में। लिक्विड को किसमें करोगे? सॉलिड में। आप उसको क्या कर रहा है? तो आप उसको जमा रहे हो। क्या कर रहे हो? जमा रहे। इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे?
फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे उसको? फ्रीजिंग। आगे चल के यही शब्द बार बार अपने को आएंगे। तो सॉलिड से यदि लिक्विड में आओगे तो पिघलेगा, लिक्विड से इसमें जाओगे तो जमेगा। यही करते हैं अपन भी, सही है। इधर आते हैं तो यहां पर क्या होगा कि यदि आप पानी को और गर्म करोगे तो भाप बनेगी। क्या बनेगी? भाप। इसको क्या बोलते हैं? तो इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्प बनती उसकी। क्या बनती है? वाष्प बनती है। तो वाष्पीकरण। यदि इसको उल्टा करेंगे तो उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन। क्या बोलेंगे इसको? ये किस में आया? कौन सी प्रोसेस? तो ये किससे किस में आया? तो गैस अवस्था से किस अवस्था में आया? किस अवस्था में आया? गैस से किस में आया? द्रव में। इसको क्या बोलेंगे? संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, ये आपको याद रखना है। यदि यहां से यहां, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको पता है। ये वाले याद रखना। यदि आप लिक्विड से इसमें जाओगे तो इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वापस आओगे तो क्या बोलेंगे? कंडेंसिंग। क्या बोलेंगे? कंडेंसिंग। क्या बोलेंगे? कंडेंसिंग। इतना समझ में आ रहा है? या तो इवापोरेशन बोलते या वेपोराइजेशन भी बोलते, दोनों वर्ड जो है यूज किए जाते उसके लिए। ठीक है, इवापोरेशन भी बोलेंगे और वेपोराइजेशन भी बोलेंगे। इतना क्लियर है? लेकिन यदि आप किसी वस्तु को, जैसे इसको टेम्परेचर देते हो और ये यहां न रुकते हुए सीधे यहां आ जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब कोई ऐसी वस्तु है जिसको यदि आप गर्म करते हो तो ठोस से सीधा गैस में बदलती है, वो द्रव में नहीं बदलती। उसको क्या बोलेंगे? जैसे कपूर होता है, आप कपूर को जलाते हो तो वो द्रव नहीं, ऐसे पिघलेगी नहीं, वो डायरेक्ट किस में जाएगी? गैस। किस में जाएगी? डायरेक्ट गैस में। डायरेक्ट किस में जाएगी? गैस में। उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ये प्रोसेस जो होती है इसमें, इसको बदलना ये अपने को पता होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व। ये डायरेक्ट किस में जाएगा? तो एक स्टेप छोड़ देगा, सॉलिड से सीधा किस में जाएगा? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और इसका उल्टा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वाला वर्ड बहुत भारी पड़ता है इसका, है ना, नीचेपन। ध्यान रखना इसका, है ना। और वहां पे क्वेश्चन में वो वर्ड यही वाला आ जाएगा। इंग्लिश वाला और फेमिलियर है, लेकिन हिंदी वाले वर्ड जो है और भारी पड़ते इस पे। क्या होगा? तो गैस द्रव अवस्था से सीधा किस में जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसके अंदर ये होगा। इतना क्लियर है? तो अवस्था परिवर्तन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक टेम्परेचर पर और दूसरा प्रेशर पर। एक टेम्परेचर पर, दूसरा किस पे? प्रेशर पर। दो चीजों से अवस्था परिवर्तन होता है। क्लियर है? अब अवस्था परिवर्तन की कंडीशन ये है कि यदि हमारे पास सॉलिड है तो ये जाएगा किसमें? लिक्विड में। और फिर किसमें जाएगा? गैस में। इसका उल्टा होगा तो कुछ ऐसे होगा। तो चार प्रोसेस तो ये होगी, एक प्रोसेस ये वाली होगी और एक प्रोसेस ये वाली। 6 प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कितनी प्रोसेस? 6। इसके आगे यदि होगा तो फिर उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब आयनीकृत। क्या बोलते हैं? यदि गैस से भी आगे जाएंगे तो आयनित होगी गैसेस। क्या होगी? तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और वापस वहां से आएंगे तो उसको बोलेंगे डी आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? डी आयोनाइजेशन। यदि इसके आगे जाते हैं तो, नहीं तो 6 प्रोसेस अपने को पता होना चाहिए ये कौन कौन सी होती है। क्लियर? इतना 6 प्रोसेस अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बोलो, इतना क्लियर है क्या? अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, यदि सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, कहां जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, क्या बोले इसको? क्या बोले इसको? है ना, आपको जो आता वो भी बोलो और जो स्टैंडर्ड है वो भी। पिघलना, गलना बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में? क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा, क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। यदि लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? जमना। क्या बोलेंगे? जमना। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। फ्रीज क्या करता है? तो बर्फ जमाता है। फ्रीज क्या करता है? बर्फ को जमाता है, इसीलिए तो उसको फ्रीज बोलते हैं, जमाने का काम करता है। सही है। चलो, यदि लिक्विड से गैस में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, क्या होगा? क्या होगा इसका? वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दो शब्द इसके लिए, या तो वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन। क्या बोलेंगे? इवापोरेशन बोल सकते हैं। गैस से लिक्विड में जाएंगे तो गैस से लिक्विड में क्या बोले इसको? संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। क्या बोलते इसको? क्या बोलेंगे? ठोस से गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। गैस से ठोस में आएंगे तो निक्षेपण। क्या बोलेंगे? निक्षेपण। अपने को याद रखना है, अपने को याद रखना, समझा? केमिकली चीजों को फिर आगे चल के अलग अलग छानने की प्रोसेस भी आएगी, उसमें फिर बहुत सारी विधियां अलग आएगी। छानना किसको बोलते हैं, तो ये वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें इन केमिकल को अलग अलग करें, है ना, वो भी अभी आएगी। तो ये क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ और वर्ड बोलते हैं, जैसे एक तो पिघलना गलना प्रोसेस है, लेकिन किस बिंदु पर या किस पॉइंट पर जाके पिघलते उनको क्या बोलते? तो ये शब्द भी अपने को पता होना। एक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। क्या बोलेंगे? तो ये क्या बोलता है? ठोस पिघलना शुरू करता है। क्या करता है? ठोस पिघलना। क्या होगा इसका गलनांक बताओ? जैसे मैं यदि पानी का पूछूं, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? कितने पे पिघलेगा वो बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पूछा, पिघलेगा कितने पे? क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन समस्या यहां नहीं है, समस्या ये कि वो पूछेगा फ़ारेनहाइट में कितना है, पूछेगा केल्विन में कितना है। समझ में आ रहा है? अब अपने को वो कन्वर्जन भी देखना पड़ेगा, एक स्केल से दूसरे में कैसे जाएंगे। तो 3 प्रकार के स्केल है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इनका कन्वर्जन कैसे होगा वो भी देखना है। तो ये अभी मैंने कितना लिखा? 0 डिग्री। जब आपको आ जाएगा तो आगे का आप लिख लेना। अभी इसके बाद वही टॉपिक है ना। केल्विन में कितना आएगा? 273 केल्विन। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। क्वथनांक किसको बोलेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट को। किसको बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट को। ये क्या करता है? तो ये क्या करेगा? लिक्विड को गैस में करेगा। सही है। पानी का कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कम से कम पानी का याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही वो टेम्परेचर है जिसमें पानी की 2-2 अवस्थाएं आपको मिलेगी। यही वो टेम्परेचर है जिसपे आपको 2-2 अवस्थाएं मिलेगी। ये वो वाले टेम्परेचर है जिसपे आपको 2-2 अवस्थाएं मिलेगी। हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, किस पॉइंट पर ये जमेगा? किस पॉइंट पर जमेगा? 0 डिग्री। अभी सब किसकी बात हो रही है? तो पानी की। किसकी बात हो रही है? पानी। किसकी बात हो रही है? पानी की। तो पिघलेगा कहां पर? उसको मेल्टिंग बोलेंगे। गैस में क्या कन्वर्ट होगा? उसको बॉइलिंग बोलेंगे। और जमेगा किसको? उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ये शब्द अपने को, यदि गलन आ रहा है तो एक विधि है, गलनांक आ रहा है तो वो बिंदु है। यदि आपको बोलता फ्रीजिंग तो एक विधि है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तो वो उस टेम्परेचर का पूछ रहा है जहां पर ये होता है। तो शब्दों को आगे अपने को ध्यान रखना है। इतना क्लियर है? अब मेन आएगा कि इसका स्केल कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी देखा था अपन ने। तो यहां पर किसी भी टेम्परेचर को या उष्मा को मापन करने के लिए अपने पास क्या है? तो तापमान द्वारा उसको मापते हैं। तापमान क्या बताता है? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है, कितना गर्म या ठंडा है। यहां पर 3 प्रकार के हमारे पास स्केल है। एक है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट। कौन कौन से हैं? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और भी होते हैं, एक रूमर स्केल होता है, वो भी और भी होंगे। आप अपना स्केल बनाना चाहते हो बना लो। 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज जरूरत पड़ती है बॉइलिंग पॉइंट।
किसकी जरूरत पड़ती है? बॉइलिंग पॉइंट। किसकी जरूरत? इसको क्या बोला था? तो क्वथनांक। क्या बोला था? क्वथनांक। दूसरी जरूरत पड़ती है वो आएगा फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोला था? तो हिमांक। क्या बोला था? हिमांक। क्या बोला था? हिमांक। अपने को क्या पता होना? तो अपने को यह पता होना कि कोई भी स्केल हो उसका आपको हिमांक और क्वथनांक पता होना, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता हो, पहली चीज। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सेल्सियस की, ये हम ज्यादा यूज करते हैं, तो यदि आप सेल्सियस की बात करोगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साइज में आपको लिखना पड़ेगा पहली चीज क्या चीज? हिमांक। और दूसरा क्या लिखना पड़ेगा? क्वथनांक। क्या लिखना पड़ेगा? क्वथनांक। यदि हम पानी की बात करें तो ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये होगा 100 डिग्री से। यदि ये दो डाटा आपके पास है तो आप स्केल को बना सकते, स्केल कोई सा भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। पहला वाला। दूसरा ये बोलते हैं कौन? केल्विन, कि हमारे इसमें जो हिमांक, ये किसकी बात हो रही है? तो ये सेल्सियस की। किसकी बात हो रही है? सेल्सियस की। ये बात हो रही सेल्सियस की। ये बोलते हैं कि केल्विन क्या बोलते हैं कि नहीं, हमारे हिमांक और क्वथनांक अलग अलग है। क्या बोलते हैं? हमारे हिमांक और क्वथनांक अलग अलग। वो क्या बोलते हैं कि हमारा हिमांक जो है वो 32 डिग्री केल्विन है। 273 कितना है? 273। एक्चुअल वैल्यू 0.15 होती है, 273.15। ये क्या बोलते हैं कि हमारे स्केल में पानी का हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। और इसका क्वथनांक कितने पे होता है? तो 373 केल्विन। ये केल्विन ने बोला कि मेरा जो स्केल है उसमें ऐसा रहेगा। तीसरे आए वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? तो फ़ारेनहाइट। क्या था? फ़ारेनहाइट। इन्होंने क्या बोला? तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारा हिमांक बिंदु जो होगा वो 32 फ़ारेनहाइट होगा और क्वथनांक कितने पे होगा? 212 पे। कितने पे होगा? 212 पे। कितने पे होगा? 212। तीनों ने अपने अपने दे दिए, लेकिन किसके संबंध में दिए? तो उसके हिमांक और उसके क्वथनांक। पहले तो ये समझना, आपको अपना स्केल बनाना है। आपने बोला नहीं, हमारा वाला स्केल में 20 डिग्री पे हिमांक होगा और 80 डिग्री पे क्वथनांक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? आपके स्केल में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पहले चीज ये डिफाइन करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज? हिमांक और क्वथनांक। यदि ये दो चीजें पता हो, यदि ये जो चीजें पता है तो ये फार्मूला इससे निकल के आता है। क्या निकल के आता है? ये फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है कि किसी भी स्केल का हिमांक क्या होता है? क्या चीज? किसी भी स्केल का, मतलब यदि आपने एक स्केल बनाया, ये अपना स्केल है ना, यहां पर स्केल लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बताओ, जैसे मान लो ये है, मुझे इस पॉइंट पर एक रीडिंग निकालना है। क्या निकालना है? एक रीडिंग निकालना है इस पॉइंट पर। ये कोई सा भी एक स्केल हो सकता है। तो आप क्या करोगे? आप वो रीडिंग वाला पॉइंट लोगे। क्या लोगे? ये रीडिंग वाला पॉइंट लोगे, जहां पर भी है, जितना भी उसको आया, उसमें से आप क्या करोगे? तो उसके हिमांक को घटा दो। किसको घटा दो? हिमांक को घटा दो। समझ में आ रहा है? फिर क्या करो? तो नीचे क्या करेंगे? तो हम इसके क्वथनांक में से हिमांक को घटा देंगे। किसमें से? ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं, इससे आप कोई सा भी स्केल बना सकते हो। क्वथनांक में से क्या घटा देंगे? हिमांक। ये मैंने एक फार्मूला बना दिया, इससे आप चाहे जो स्केल बनाना हो बना लो। समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे बनाइए, ये आया कैसे, हम उस पे आने वाले। ये कैसे आया, ठीक है। आपने क्या करा? पहले बात करी डिग्री सेल्सियस की। किसकी बात करी? डिग्री से। आपने बोला कि इस पे मेरे पास एक रीडिंग है, वो किस में आएगी? सेल्सियस में। तो उसके लिए आपने रखा सी, ये सेल्सियस का रखा सी। उसका हिमांक कितने पे है? कितने पे है? 0 पे। इसका हिमांक कितने पे है? 0 पे। आपने बोला इसका क्वथनांक 100 है और हिमांक कितना है? तो यहां से आया C/100। बोलो कितना आया? C/100। क्या आया? C/100। ठीक है, इसको अपन ने क्या कर लिया, यहां पर इसको रख लिया, एक नंबर दे। बोलो इतना क्लियर है क्या? किसमें मान रखा?
इसके अंदर, ये जो रीडिंग है इसके अंदर। दूसरे वाले केस में हमने क्या करा, मैं यहां पर लिखता हूं दूसरा वाला केस, कि आपने किस पे गए, फ़ारेनहाइट पे। तो फ़ारेनहाइट का जो भी पॉइंट आएगा वो एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। इसका हिमांक कितना होगा, तो अभी हमने बोला 32 होता है। इसका क्वथनांक कितना होगा, तो 212 होता है। और इसका हिमांक कितना है, 32। यदि इसको करेंगे तो f माइनस 32 बटे कितना होगा, 180। कितना होगा, 100। इसको भी हमने क्या कर लिया, यहां रख दिया, ये दूसरा। सही है क्या। तीसरे वाले को क्या है, केल्विन है, ये के रखा, इसका कितना है हिमांक, तो 273। ये कितना है, तो 373 माइनस 273 कितना आया, तो के माइनस 273 बटे 100। ये तीसरा वाला आ गया। क्या आ गया, तीसरा। ये तीनों को मैंने यहां पर रखा। कहां रखा, तो पहले वाले में मेरे पास 100 बटे कितना आया, तो पहले वाले में 100 बटे सी बटे 100 आया। दूसरे वाले में के माइनस 273 बटे 100 आया। और तीसरे वाले में मेरे पास एफ माइनस 32 बटे 180 आया। ऐसा आया तीनों को जब मैंने मिलाया तो। सही है। फिर आपने क्या करा, इस सबको 100 है तो किसी से तो कट जाएगा। सही है, किसी से कट जाएगा। तो मैंने इसको किससे काटा, तो 20 से काट दिया। किससे काट दिया, तो ये बचा कितना, 5। ये कितना बचा, 5। ये कितना बचा, 9 दूनी 18। कितना बचा, 9 दूनी 18। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सही है। आप कैसे स्केल निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, यदि आपको उसका क्या पता है, हिमांक। यदि आपको उसका क्या पता, हिमांक। यदि आपको उस स्केल में क्या पता है, क्वथनांक। यदि दो चीज पता है, आप स्केल बना सकते हो। मैंने एक स्केल बनाया जिसका नाम है XYZ। आप ध्यान देना, ये स्केल बनाया। मैंने बोला हमारे वाले स्केल का हिमांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका क्वथनांक जो है वो 80 डिग्री। ये मैंने बना दिया जबरदस्ती का। सही है। हमने फार्मूला क्या रखा था, तो रीडिंग लिखी। मान लो अपना जो स्केल है उसका नाम अपन ने एम्पिरिकल दे दिया है ना, कुछ उसका नाम दे दिया। ये मैंने ई लिखा, इसका हिमांक कितना है, तो 20 है। क्वथनांक कितना है, तो 80 है माइनस 20 कितना है, ई माइनस 20 बटे 60। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई माइनस 20 बटे 3। तो इसी के साथ में हम हमारा फार्मूला रख देंगे कि भैया तुम जो भी बोलोगे वो हम हमारे इसमें भी बता देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये कन्वर्जन के तरीके, रूमर स्केल होता है उसका R/4 आता है। कितना आता है, R/4। तो ऐसे आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते। सही है। अब क्या बोला कि यदि हम इन दो का रिलेशन निकालना चाहते हो तो हमने बोला C बटे 5 के माइनस 273 बटे 5। इसको सोल्व करा तो ये तो कट गया। तो C बराबर के माइनस 273 आया, तो के की वैल्यू आई C प्लस 200। ये बोलता है कि किसी भी डिग्री सेल्सियस को यदि आपको केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 जोड़ दो। ये क्या बोल रहा फार्मूला, यदि आपको बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस को आप किस में बदलो, केल्विन में, आप सीधा 10 यहां रखो, 273 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 283। ये आपका आ गया केल्विन। ये सिंपल फार्मूला है। यदि आपको कोई बोलता है कि आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, क्या करेंगे, तो C माइनस 5 बराबर F माइनस 32, यही है, बटे 9। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। C की जगह कितना रख देंगे, 10 बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। सही है। ये 2 बार गया, इधर आया तो 18 हो गया, बराबर F माइनस 32। कितना आएगा F बराबर, इसमें इसको जोड़ दो, 50 फ़ारेनहाइट। कोई भी आप स्केल इधर से उधर कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बाकी के यहां इसलिए नहीं बताया, क्योंकि यदि आपको इतना पता हो कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो आप फार्मूले में रख के ये भी निकाल लो और ये भी निकाल लो, याद क्यों करें। सही है ना। यदि कोई हाँ, लेकिन ये कुछ ऐसी रीडिंग है जो डायरेक्ट पूछी जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि इनको निकालने की बजाय ये 4 रीडिंग आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, तो तीनों केस में आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए,
जैसे ये 373 सेल्सियस में 100, इसमें 212। तीनों के अपने को फ्रीजिंग पॉइंट याद होना, 273, 0 और 32। तीनों के बॉडी टेम्परेचर याद होना, नहीं हो तो निकाल लो 2-4 बार, इतना पता होना। और तीनों का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कौन सा होगा, ये टेम्परेचर कौन सा है? परम शून्य ताप किसको बोलते? जब उस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए। इस टेम्परेचर पर क्या होगा? उस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। कितना होगा? तो केल्विन में 0 होता है। कभी भी ध्यान रखना, सेल्सियस में 0 नहीं होगा। इसकी एसआई यूनिट केल्विन है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट केल्विन है, तो केल्विन वाला 0 होगा। जैसे ही ये 0 होगा तो हमने अभी फार्मूला देखा कि 273 में इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यदि उसको इधर करेंगे तो ये कितना आएगा? 273। कितना आएगा? माइनस में। कितना आएगा? माइनस में। यहां पर अभी हमने कैलकुलेशन करा था, ये निकाला था, ये फार्मूला निकाला। यदि k की जगह में 0 रखूंगा तो ये इधर आएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -273। कितनी आ जाएगी? -273। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -273। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये निकाल लो। ये 4 रीडिंग जो है, ये तीनों स्केल में हमको मुंह जबानी याद होना, बाकी जो भी पूछेगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हर समझ में? फ्रीजिंग पॉइंट सबके याद होना, बॉइलिंग पॉइंट याद होना, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। नहीं याद हो तो निकाल लो, कन्वर्ट कर लो। ये फार्मूला आपके सामने रखा हुआ, इससे क्या कर लो? कन्वर्ट कर दो। और चौथा याद होना, एब्सोल्यूट जीरो तीनों का क्या होगा? कैलकुलेट करके देखना। हम 273 रखेंगे, इसने हो सकता है 273.15 रखा हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो यहां की वैल्यू में थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। क्लियर है? जब वहां ऑप्शन देखेंगे इसके आसपास वाले को आप संभाल लेना। समझ में आ रहा है? तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि ये कन्वर्जन करते कैसे हैं। यदि मैंने बोला कि आपके पास एक टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन में कितना होगा? तो केल्विन वाला बहुत सिंपल है, C + 273। आप C 50 रखोगे, 273 करोगे, कितना आ जाएगा? 323 केल्विन। 323 केल्विन। फ़ारेनहाइट करेंगे वो फार्मूले में, कौन से वाले? C - 5 बराबर F - 32/9। C अपने को कितना दिया? 50/5 बराबर F - 32/9। ये कितना आ गया? 10। F - 32 ये इधर आ गया, इंटू मैंने ये कर दिया, तो 90 बराबर यही होगा F - 32। कितना आएगा F बराबर? 122। ये फ़ारेनहाइट में आ गया। किस में आ गया? फ़ारेनहाइट। अब एक चीज वो पूछेगा कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान रीडिंग बताएंगे, है ना? कौन सा है? तो हमने बोला हमको नहीं पता कौन सा है। समझ में आ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? ये फार्मूला हमारे पास है, हम याद करें तो क्यों करें? हमने बोला ये फार्मूला अपने पास है। वो क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान रीडिंग देते हैं? समान रीडिंग का मतलब समझ रहे हैं? ये यहां पर रीडिंग ये दे रहा है 0, तो ये दे रहा 32। ऐसा कौन सा स्केल आएगा जिसमें यहां पे भी वही दिखेगा, यहां पे भी वही दिखेगा? वो पूछना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपने बोल दिया कि वो जो रीडिंग होगी जिसपे समान देगा, तो वहां पर C बराबर F हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा? F। कहीं पर भी C बराबर F रख दो। मैंने क्या करा, यहां C की जगह F रख दिया, ये F/5 हो गया, F - 32/9। इसको सोल्व कर लो तो 9F हो गया, ये 5F हुआ, और ये कितना हुआ? 160। यही होगा। चलो ये यहां से जाएंगे तो ये इधर आएगा, तो कितना आ गया? तो 4F बराबर कितना है? -160। F बराबर माइनस, ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की डिग्री समान होती है। मैं फिर बोल रहा, नहीं पता है मत याद करो, लेकिन निकाल लो।
लेकिन यदि आप इतने डाटा याद कर पाए तो आपको इसके बाहर नहीं आएगा, फिर सिंपल आएगा, इसको इसमें बदलो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये यदि आपको याद है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते, डायरेक्ट एकदम। वह कौन सा रीडिंग है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे? तो -40। -40 जो होगा वो सेल्सियस में भी वही होगा और फ़ारेनहाइट में भी वही होगा। दोनों रीडिंग को अपने को ध्यान रखना है और ये डाटा अपने को कंठस्थ करना, इसलिए करना है कि आगे हमारा बहुत सारा समय बचने वाला है। ये वाली जो चीज है, आ समझ में? तीनों के स्केल में आपको फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट, तीनों के बॉडी टेम्परेचर, तीनों को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और एक और -40 और -40 जो है उस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है। ये आपको पता होना। क्लियर है? ये चीजें हमको आगे जब हम पढ़ते जाएंगे वहां पे बहुत फायदा देने वाली। समझ में आ रहा? अभी अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए चालू नहीं कर रहे, वो चीजें जब चालू हो जाएगी तो फिर वापस हम यहां नहीं आ पाएंगे। क्लियर है? तो ये चीजों का ध्यान रखना, ये मैं पूछूंगा अगली क्लास में, ठीक है, जब भी लगेगी। ठीक है, चलो बाकी अपन कल करेंगे।